मित्रों जानते हैं भंडारकों पर पृथ्वीराज चौहान की विजय के बारे में। मित्रों भंडारक थे वो पृथ्वीराज यानी कि पृथ्वीराज का जो साम्राज्य था, चौहान साम्राज्य, यहाँ उत्तर पूर्व में चौहान साम्राज्य के उत्तर पूर्व के निकट पड़ोसी थे। और यद्यपि इनका जो वास्तविक क्षेत्र है मित्रों, इसका विवरण तो हमें नहीं मिलता, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं मिलता कि ये भंडारक जो थे इस क्षेत्र के रहने वाले थे। किंतु वर्तमान का जो अलवर का क्षेत्र है, अलवर भरतपुर, जिसे हम मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र से सटे हुए भूभाग पर ये रहते थे। हरियाणा का हम क्षेत्र कह सकते हैं मित्रों, हरियाणा के क्षेत्र पर निवास करते थे मित्रों। एक ग्रंथ जिसका नाम है पासंद चारलू जो ग्रंथ है मित्रों, इसमें बताया गया कि इनका जो क्षेत्र था वो हरियाणा था। अब ये हरियाणा पे रहते हुए मित्रों कैसे ये चौहानों के शत्रु हो गए, तो काव्य मीमांसा में लिखा हुआ है कि ये जो थे उनकी जो बोली थी, इन भंडारकों की जो बोली थी वो कौन सी थी? अपभ्रंश इनकी बोली थी। और ये हरियाणा के रहने वाले थे। सकल तीर्थ स्रोत अनुसार ये कन्नौज और शापलदक्ष मित्रों, कन्नौज व शापलदक्ष के मध्य स्थित थे। विग्रहराज चतुर्थ के काल में भी दिल्ली जो थी मित्रों चौहानों के अधीन हो गई थी। किंतु भंडारक जो थे वो शायद दिल्ली व शापलदक्ष के मध्य बाधा बने हुए थे। यानी कि ये दिल्ली और शापलदक्ष के मध्य बाधा बनकर दिल्ली पर चौहानों के अधिकार को रोक रहे थे। साथ ही शायद इन्होंने विद्रोही नागार्जुन, जिसका हमने पहले जिक्र किया, जिसके बारे में जाना, जो पृथ्वीराज का भाई था और इसने विद्रोह कर पृथ्वीराज को उसके साम्राज्य से वंचित करने की कोशिश की मित्रों, इसी नागार्जुन को इन भंडारकों ने सहायता दी। यानी कि ये भंडारक जो थे वो पृथ्वीराज के शत्रु थे। पृथ्वीराज के अव्यवस्थित होने का लाभ ये भंडारक भी उठाना चाहते थे और इन्होंने भी सिर उठाना शुरू कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज द्वितीय ने मित्रों सेना लेकर इन पर प्रहार किया और इनको पूरी तरह से कुचल दिया। मित्रों 1182 ईस्वी के लगभग यह आक्रमण किया गया। इसके साथ ही इन भंडारकों की जो पूरी शक्ति थी वो नष्ट हो गई। इसके बाद मित्रों हमें इन भंडारकों का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। मित्रों जिनपत सूरी और पद्म प्रभु ये जैन जो मुनि थे, इनके अजमेर में हुए शास्त्रों में इस विजय का हमें उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज चौहान की भंडारकों पर जो विजय थी उसका हमें इन ग्रंथों में अभिलेख मिलता है मित्रों। इसके बाद बात करें कि पृथ्वीराज द्वितीय ने अपनी दिग्विजय की जो नीति थी उसका कैसे अनुसरण किया। पृथ्वीराज ने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय का मतलब क्या होता है मित्रों? दिग्विजय का मतलब होता है किसी राजा द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करना। किसी विस्तारवादी व योद्धा राजा द्वारा अपने राज्य के चारों ओर अर्थात सभी दिशाओं में स्थित राज्य के नरेशों को परास्त कर अपनी शक्ति का लोहा मनवाना। तो ये होती है मित्रों किसी भी शासक की दिग्विजय नीति। और इसी दिग्विजय नीति का जो था अनुसरण किया पृथ्वीराज तृतीय ने। इसी नीति के अनुसार मित्रों ये जो परंपरा थी दिग्विजय की वो चौहान साम्राज्य में शुरू से चली आ रही थी। जैसे कि विग्रहराज चतुर्थ मित्रों, जिनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा, विग्रहराज चतुर्थ का जो हमने कार्यकाल देखा, उसमें विग्रहराज चतुर्थ ने भी दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया और पृथ्वीराज ने भी दिग्विजय की इस नीति का अनुसरण किया। इस नीति के अंतर्गत इसने सबसे पहले मित्रों आक्रमण किया बुंदेलखंड पर। मित्रों बुंदेलखंड पर आक्रमण का जो जिक्र है हमें बहुत से ग्रंथों में मिलता है कि अगर बुंदेलखंड पर आक्रमण क्यों किया गया, तो अपनी दिग्विजय की नीति का अनुसरण कर भंडारकों की शक्ति को समाप्त कर बुंदेलखंड के परमार्थी देव चंदेल पर पृथ्वीराज द्वितीय ने आक्रमण किया। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो इतिहासकार है उनका मानना है कि इस आक्रमण के दौरान सम्राट की जो सेना थी वो अजमेर से रवाना होकर, ये जो सम्राट था मित्रों ये अजमेर से रवाना हुआ और इसकी सेना का जो प्रमुख केंद्र था जिसका नाम था नरेना नामक स्थान पर आता है और वहां से अपनी सारी सेना लेकर इस अभियान पर अग्रसर होता है। इतिहासकार डॉक्टर बी.आर. शर्मा के अनुसार बी.आर. शर्मा नहीं मित्रों, आर.बी. शर्मा जो थे, आर.बी. शर्मा बताते हैं कि पृथ्वीराज रासो के मकोबा खंड तथा जियानक के आला खंड में इस कल्पना प्रधान काव्य का काव्यात्मक विस्तरण है। यानी कि
इस जो आक्रमण था, बुंदेलखंड आक्रमण जो था, इस पर कई कल्पनात्मक जो ग्रंथ है या काव्यात्मक इसका वर्णन भी किया गया है। किसमें किया गया है? पृथ्वीराज रासो में इस बात का काव्यात्मक वर्णन किया गया है जो बिल्कुल ही कल्पना लगता है मित्रों। तो इस तरह मित्रों इस हमें तो वास्तविकता चाहिए, कल्पनात्मक जो विवरण है वो हमारे इतिहास में कोई प्रामाणिकता नहीं रखता। तो इसके अनुसार पृथ्वीराज जब समेता से दिल्ली लौट रहा था, इसमें जो वर्णन किया गया पृथ्वीराज रासो में, उसके अनुसार जब पृथ्वीराज जब समेता से दिल्ली लौट रहा था तो उसके कुछ सैनिक जो थे वो बुंदेलखंड की सीमा में चले गए और चंदेल राव परमार्दी देव ने उन्हें मरवा दिया। और इससे क्या है, पृथ्वीराज क्रोधित हो गया और उसने परमार्दी देव पर आक्रमण कर दिया। लेकिन मित्रों ये जो तथ्य है बिल्कुल सही नहीं है, तथ्यों पर खरा नहीं उतरती ये बात। और वास्तव में जो ये आक्रमण था बुंदेलखंड पर, पृथ्वीराज का जो आक्रमण था, ये उसकी दिग्विजय नीति के अंतर्गत था। यानी कि क्रोधित होकर पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड पर आक्रमण नहीं किया था, बल्कि अपनी दिग्विजय नीति का अनुसरण करने के लिए उसने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। मित्रों बुंदेलखंड में जो पृथ्वीराज की विशाल सेना वो बुंदेलखंड में प्रविष्ट हो गई और परमार्दी देव का जो वीर सेनापति था जिसका नाम था मलखान, ये मलखान मारा गया। अब मित्रों परमार्दी देव ने घबराकर कन्नौज से अपने दो वफादार, जिसका नाम था आला, एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल। इतिहास में इन दोनों का नाम मित्रों वफादारी और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी भक्ति के लिए भी ये लोग जाने जाते हैं, आला और उदल। इन्होंने पूरी वफादारी से मित्रों पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध किया। परमार्दी देव के बहुत ही वफादार सैनिक थे। इनके साथ साथ मित्रों जब ये कन्नौज से लड़े तब कन्नौज नरेश भी जो था वो चौहान शक्ति को कुचलना चाहता था, चौहान नरेश को तोड़ना चाहता था और इसीलिए कन्नौज के शासक ने भी बहुत बड़ी सैनिक शक्ति देकर इसको भेजा, आला और उदल को भेजा। चौहान सेना ने मित्रों अपने प्रहारों से चंदेल शक्ति को नष्ट करते हुए महोबा, कालिंजर आदि स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया। आला और उदल भी मारे गए। आखिर शारंगधर पद्धति व प्रबंध कोश, ये जो ग्रंथ है, इनके अनुसार परमार्दी देव ने दांतों के मध्य तिनका दबाकर पृथ्वीराज से शांति की याचना की। यानी कि अब वह पृथ्वीराज से संधि करना चाहता था। कौन करना चाहता था? परमार्दी देव। चौहान सेना चंदेलों के भूभाग को उजाड़कर तथा लूटपाट कर वापस अपनी राजधानी लौट आई। 1201 के मदनपुर अभिलेख के अनुसार उसने जो प्रदेश जिस पर अधिकार किया था, जो पहले उसके अधिकार में था, अब वह पुनः उसके अधिकार में आ गया। मित्रों पृथ्वीराज और चौहान और गुजरात के संबंध भी कुछ ऐसे ही रहे। हालांकि पृथ्वीराज के जो पिता थे जिनका नाम था सोमेश्वर, मित्रों ये सोमेश्वर जो थे वो सिद्धराज जयसिंह के दोहितर थे और कुमारपाल चालुक्य के भांजे थे। किंतु गुजरात के चालुक्य व सापलदक्ष के चौहान जो थे वो परंपरागत शत्रु थे। उनकी मित्रों कांचन देवी का जो विवाह है, जो गुजरात के कुमारपाल चालुक्य की बहन थी, जिसका विवाह हुआ था अर्णोराज के साथ, वो भी किसी युद्ध की वजह से हुआ था, युद्ध की ही परिणति थी। तो ये शत्रुता जो थी वो परंपरागत थी। किसके बीच? गुजरात के चालुक्यों और राजस्थान के चौहानों के बीच। रासों के अनुसार पृथ्वीराज के आबू के परमार राजा की पुत्री इच्छन से विवाह के कारण भी शत्रुता का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे इच्छन कुमारी से मित्रों विवाह कौन करना चाहता था? गुजरात का भीमदेव। कौन करना चाहता था? गुजरात का भीमदेव जो था वो इच्छन देवी से विवाह करना चाहता था। लेकिन इच्छन देवी से विवाह किसने कर लिया? पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज तृतीय ने विवाह कर लिया। तो इस तरह क्या ये गुजरात का जो भीमदेव था वो पृथ्वीराज तृतीय का शत्रु बन गया। दूसरे एक कारण और बताया जाता है कि रासों के अनुसार पृथ्वीराज के जो चाचा थे जिनका नाम था कान्हा चौहान, मित्रों इन कान्हा चौहान ने भी बहुत बड़ा कत्लेआम किया था। भीमदेव के चाचा शारंग देव के 7 पुत्रों की हत्या कर दी थी। तो भीमदेव जो था मित्रों इसका भी बदला लेना चाहता था। भीमदेव ने भी कुपित होकर फिर क्या किया कि चौहान साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और पृथ्वीराज के पिता जिनका नाम था सोमेश्वर, इन सोमेश्वर की हत्या कर दी। लेकिन पृथ्वीराज रासों में वर्णित ये जो तथ्य है मित्रों बिल्कुल काल्पनिक है, इसमें
सत्यता प्रमाणित नहीं होती। ये विवरण जो है मिथ्या है। सोमेश्वर मित्रों, सोमेश्वर की जो मृत्यु है वो स्वाभाविक थी, बल्कि किसी ने इसे मारा नहीं था। इनकी जो मृत्यु थी वो स्वाभाविक थी। और मित्रों, जो भीमदेव था वो 1243 ईस्वी के मध्य स्वर्गवासी हो गया था। ये 1241 से 1243 की ईस्वी के मध्य ये स्वर्गवासी हो गया। अभिलेखों के अनुसार दोनों पक्षों में युद्ध जरूर हुआ। प्रहलाद ने देह रचित पार्थ यानी कि एक जो ग्रंथ जिसका नाम है मित्रों पराक्रम व्यायोग, ये पराक्रम व्यायोग ग्रंथ ये बताता है कि आबू के धारावश परमार ने जो चालुक्य सामंत था चौहानों के आक्रमण को विफल कर दिया। यानी कि जब आक्रमण किया गया गुजरात पर तो चौहानों का जो आक्रमण था उसको विफल कर दिया। और जीनपति सूरी की खरतर खर्च पटावली के अनुसार यह युद्ध जो था वो 1187 से ईस्वी से पहले ही समाप्त हो गया। इस ग्रंथ के अनुसार चालुक्य प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार, जिसे चौहान सम्राट के हाथों पर्याप्त हानि उठानी पड़ी, पुनः उसे पृथ्वीराज को नाराज नहीं करना चाहता था। जगदेव पृथ्वीराज की कमल समान रानियों के लिए चंद्रमा के समान था। ये जो वर्णन है हमें जैन ग्रंथों में मित्रों मिलता है। यानी कि ये जो था जैन मुनि जो था वो पृथ्वीराज रानियों के सुख का शत्रु था। वीराबली अभिलेख जो है बीकानेर क्षेत्र से प्राप्त हुआ। इस अनुसार गोहिल चौहान जो थे नागौर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। इससे स्पष्ट है कि नागौर में चालुक्य व चौहानों का संघर्ष हुआ, जिसमें पृथ्वीराज ने निर्णायक विजय प्राप्त की तथा चालुक्य आक्रमणकारियों को चौहान क्षेत्र में परास्त होने का कुपरिणाम भुगतना पड़ा। तो मित्रों, इस तरह क्या है कि पृथ्वीराज चौहान ने भी गुजरात पर भी अपनी विजय का डंका बजाया। हालांकि गुजरात जो विजय है पृथ्वीराज द्वितीय की वो विवादास्पद है, लेकिन मित्रों विवादास्पद कुछ तथ्यों के आधार पर विवादास्पद है। अगर हम पूर्णतः देखें तो मित्रों हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गुजरात पर भी पृथ्वीराज द्वितीय ने अपनी वीरता का परचम फहराया था और भीमदेव को हार का सामना करना पड़ा था। पृथ्वीराज जो था मित्रों उसके कन्नौज के गढ़वालों से भी शत्रुता थी। कन्नौज के गढ़वालों से कैसी शत्रुता थी? तो मित्रों ये जो थे पृथ्वीराज अपने सभी पड़ोसियों पर विजय प्राप्त करना चाहता था। दिग्विजय की नीति का जो अनुसरण कर रहा था उसके अंदर कन्नौज नरेश जयचंद जो था जयचंद गढ़वाल भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगा हुआ था। जयचंद गढ़वाल भी समस्त उत्तर भारत में अपने आप को सर्वशक्तिमान सिद्ध करना चाहता था। रभा मंजरी व प्रबंध चिंतामणि के अनुसार वह विशाल सेना का अधिपति होने के कारण दल पुग्गव कहलाता था। कौन कहलाता था मित्रों? ये कहलाता था जयचंद गढ़वाल। क्या कहा जाता था इसको? दल पुग्गव, क्योंकि इसके पास विशाल सेना थी। दोनों ही पक्षों में दिल्ली जो थी वो संघर्ष का कारण थी, क्योंकि दिल्ली पर जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज द्वितीय दोनों ही अधिकार करना चाहते थे। अजमेर के चौहानों की नवोदित शक्ति विग्रहराज चतुर्थ के समय से ही गढ़वालों के लिए चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि दिल्ली पर विग्रहराज चतुर्थ के टाइम ही चौहानों का अधिकार हो गया था। जब शायद विग्रहराज चतुर्थ ने विजयचंद गढ़वाल जो जयचंद गढ़वाल का पिता था उसे परास्त कर दिल्ली पर अधिकार किया था। जयचंद अपने पिता के इस अपमान को धोने के लिए आतुर था। ताजुल उल मासिर जो एक मुगल इतिहासकार है मित्रों, उनके अनुसार पृथ्वीराज और जयचंद दोनों ही विश्व विजय के सपने ले रहे थे। दोनों ही बहुत बड़े विश्व विजेता बनना चाहते थे। दोनों की शत्रुता का बोध मित्रों हमें किससे होता है? पुरातन प्रबंध ग्रंथों से दोनों की शत्रुता का हमें बोध होता है। इन पुरातन प्रबंध ग्रंथ में कहा गया है कि गौरी के हाथों पृथ्वीराज की पराजय व अंत होने पर गढ़वाल जो राजा था जयचंद गढ़वाल उसने आनंद उत्सव बनाया था। क्या बनाया था? आनंद उत्सव। यानी कि ये जो शत्रुता थी ये बहुत गहरी थी इन दोनों के मध्य शत्रुता का तत्कालीन कारण क्या था? तो पृथ्वीराज रासों के विवरण को माने तो पृथ्वीराज द्वारा जयचंद की पुत्री जिसका नाम था संयोगिता। मित्रों संयोगिता और पृथ्वीराज द्वितीय की प्रेम कहानी इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जानते हैं संयोगिता और पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में।